किया आपने? अरे आप लोग ऐसा काम करते ही क्यों हो कि आपकी वजह से मुझे ससुराल वालों से कितना कुछ सुनने मिलता है। एक बार आपने सोचा भी नहीं और इतना बड़ा फैसला ले लिया। अरे आपके दामाद जी ने मेरा खाना पीना मुश्किल कर दिया है। कितना कुछ सुनाया है उन्होंने मुझे। देख रहे हो ऐसे भागते भगाते आई हूँ मैं। अरे बेटा शांति से बैठ जा, सांस ले, फिर बात करना। अरे आप लोग मेरी जिंदगी में शांति चाहते कहाँ हैं? एक तो मैं उस घर में शादी करना नहीं चाहती थी, फिर भी आप लोगों ने जबरदस्ती उस घर में मेरी शादी करवा दी। बेटा बात को समझने की कोशिश करो, ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। क्या समझो पापा? अरे आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और एक बार भी आपने अरे मुझसे ना पूछते ना सही पर अपने दामाद जी से झूठे मुंह तो पूछ लिए होते। आप लोगों की वजह से कितना कुछ सुनने को मिल रहा है। सास अलग ताने मार रही है, देवर जेठ वो अलग सुना रहे हैं, और ये तो जैसे मेरा खाना पीना मुश्किल कर दिए हैं। कहते हैं कि मेरे घर में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है और ना ही मेरे घर में दामाद की इज्जत होती है। बेटा मैं बहुत मजबूर था और ये फैसला मैंने जल्दबाजी में इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास रुपए पैसों की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कैसे अपनी छोटी बेटी को ब्याहूंगा? और इतना अच्छा रिश्ता खुद चलकर घर आ रहा है और वह लोग भी चाहते हैं कि एक जोड़ी कपड़े में हम अपनी बेटी को विदा कर दे। फिर बताओ मैं वहाँ क्या सोचता समझता। मेरी मजबूरी जानती हूँ ना बेटा। अरे मैंने बेटे का ब्याह कितने धूमधाम से किया था, यहाँ तक मुझे कर्ज भी लेना पड़ा तो भी मैं पीछे नहीं हटा। तुम्हारी भी शादी मैंने धूमधाम से की। सोचा था कि जब बेटा नौकरी करेगा तो वह कर्ज के 1-1 रुपए चुका देगा। मुझे क्या मालूम था कि बेटा इतना निकम्मा निकलेगा कि शादी होते ही अपनी पत्नी के साथ अपना दूसरा संसार बसाने चला जाएगा। पेंशन के रुपयों से बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा हो पाता है बेटा, और ऐसे में दिन ब दिन हमारी तबीयत तो वैसी लगी रहती है। तबीयत पानी के खर्चे वो अलग हैं, और ऐसे में मैं रानू की शादी कैसे करता बताओ? और सामने से इतना अच्छा रिश्ता घर चल के आए तो मैं क्या सोचता बेटा बताओ? क्या उन्हें सोचने के लिए मैं मोहलत देता? अरे वह लोग इतने बड़े हैं, इतने पैसे वाले हैं, इतने नामी जामी लोग हैं। अरे हमारे जैसे कई रिश्ते उन्हें मिल जाते अगर मैं ना कहता तो। यहाँ मेरी मजबूरी को समझो बेटा। पापा वो सब मैं समझती हूँ, लेकिन आप कम से कम एक दिन का समय तो मांगते हैं उनसे कि आपकी भी बेटी दामाद है, उनसे आपको पूछना है, उनकी भी राय लेना है। यह सब तो बताते आप उन्हें। और मैं कहती हूँ हमारी रानों में ऐसी कौन सी कमी है जो उसे कोई दूसरा लड़का नहीं मिलता? बेटा मैंने कब कहा कि हमारी रानों में किसी बात की कमी है? रिश्ते तो ढेर मिल जाते बेटा, लेकिन मैं अपनी रानू को इतना अच्छा रिश्ता और कहीं से लाकर नहीं दे सकता था क्योंकि मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं इतने बड़े घर से अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच भी सकता हूँ। हाँ बेटा, मैंने खुद ही तुम्हारे पापा से इस रिश्ते के लिए हाँ करने को कहा क्योंकि ऐसा रिश्ता हमें ढूंढने से नहीं मिल सकता। लड़के वालों ने हमारी मजबूरी को समझा है और हमसे किसी चीज की कोई मांग नहीं की है, और वह बस जल्दी से जल्दी शादी करना चाहते हैं और रानू को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। माँ ऐसा नहीं है कि दुनिया में लड़कों का अकाल पड़ा हुआ है। और रही बात रुपए पैसों की, तो उसके दीदी जी है ना, थोड़े बहुत रुपए तो हम भी लगाते। और सबसे बड़ी बात माँ, रिश्तेदारी हमेशा बराबरी वालों में होती है। अरे उन लोगों ने बिना सोचे समझे ऐसे कैसे हमारे घर से रिश्ता करने की बात सोच ली? क्या उनके लड़के में कोई खोट है? ऐसा मत बोलो बेटा, लड़के में कोई खोट नहीं है। वह तो इतना अमीर है, दिखने दिखाने में सुंदर है, पढ़ा लिखा है, खुद की इतनी बड़ी कंपनी है उसकी। अरे मैंने तो सुना है कि लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, लेकिन उसने फिर भी हमारी रानू को पसंद किया। वही तो मैं आपसे कहती हूँ कि हमारी हैसियत उनके बराबर नहीं है, फिर उसने हमारी रानू को कहाँ देख लिया और कैसे पसंद कर लिया? बोलिए ना, ऐसे कैसे उन्हें हमारे घर का पता चल गया और वो यहाँ अपनी बेटी की शादी का रिश्ता लेकर आ गए? दीदी हमारे कॉलेज के फंक्शन में वो चीफ गेस्ट बनकर आए थे और मैंने जो गाना गाया था वो गाना उन्हें बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने एक बार फिर से मुझे गाने के लिए कहा था। तभी उनसे मेरी पहचान हो गई थी। वाह रानो, इतना अमीर लड़का बस तुम्हारे गाने से ऐसा मन मोहित हो गया कि 4 दिन बाद उसने तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया। ये बात कुछ हजम नहीं होती। मुझे तो लगता है कि लड़के वालों की कोई ना कोई चाल है। ये सब मुझे नहीं मालूम दीदी, और वैसे भी मैंने अपने जीवन का सारा फैसला मम्मी पापा के ऊपर छोड़ दिया है। उन्हें जो फैसला लेना है मैं उनके फैसले में राजी हूँ। ये अच्छा नाटक है रानू का। रानू ने भी देखा कि इतना अमीर लड़का है, सारे शौक शान पूरे हो जाएंगे, इसीलिए अपने सारे फैसले वो आप लोगों के ऊपर थोप रही है। अगर उसके जगह कोई लूला लंगड़ा या गरीब लड़का होता तब भी क्या रानू ऐसा बोलती? बस करो, और कितना बोलोगी माधवी? अरे तुम्हें जलन हो रही है क्या कि तुम्हारी बहन की शादी इतने बड़े घर में हो रही है? ये कैसी बात कर रही हो मम्मी? मुझे किस बात की जलन? तो फिर बार बार ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन की शादी इतने बड़े घर में होने जा रही है और ऊपर से उन लोगों की दहेज की कोई डिमांड नहीं है। अच्छी बात है ना, आपकी छोटी बेटी खूब राज करे। बड़ी बेटी की राज के बारे में तो आप लोगों ने सोचा ही नहीं, लेकिन यहाँ मुझे इस बात का गुस्सा है कि आप लोगों ने मुझे तो ना सही अपने दामाद से भी एक बार राय नहीं ली। अरे मेरे ससुराल में मुझे कितने ताने सुनने को मिल रहे हैं। सास जहाँ तहाँ से बस ताने ही मार रही है, कहती है कि मेरे मायके में मेरी कोई पूछ नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। ये लोग मुझे टेंशन दे रहे हैं, कहते हैं तेरे मायके में कदम नहीं रखूंगा मैं, तेरे माँ बाप ने मेरी इज्जत नहीं की, अब मैं तेरी बहन की शादी में नहीं जाऊंगा। अब बताइए, जब यही नहीं आएंगे तो मैं किस मुँह से आऊंगी यहाँ? और मैं नहीं आऊंगी तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे, जैसे कि आपने अभी अभी कह दिया कि मैं जलती हूँ अपनी बहन से।
लोग भी तो यही सोचेंगे ना कि मैं जलती हूँ अपनी बहन से, क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन जितने रईस घर में नहीं गई हूँ। अरे चारों तरफ से तो मेरे ही सर पर टेंशन हो रहा है। अरे माधवी, तू टेंशन मत ले बेटा, मैं दामाद जी से बात करूंगा, उन्हें स्थिति के बारे में समझाऊंगा। और वो क्यों नहीं आएंगे शादी में? आएंगे वो शादी में, मैं बात करूंगा उनसे, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ बेटा, तेरे पापा बात करेंगे ना। चल बैठ, मैं तुझे कुछ बनाकर खिलाती हूँ। नहीं माँ, यहाँ मैं बैठकर खाने नहीं आई हूँ, वो तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटाई हूँ और सिर्फ आप लोगों से इसी बारे में बात करने आई थी, क्योंकि 2 रात हो गया, न मैं चैन से सो पा रही हूँ न खा पा रही हूँ। ससुराल वालों ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। अरे सुन तो बेटा। नहीं माँ, फिर कभी आऊंगी फुर्सत से। ये है शंकरलाल जी और उनकी पत्नी कावेरी जी। शंकरलाल जी की 3 संतानें हैं। बड़ी बेटी है माधवी, मंझला बेटा है रौनक और सबसे छोटी बेटी है रानू, जिसकी शादी अभी अभी एक बहुत बड़े परिवार में तय हुई है। शंकर जी ने अपनी बेटी की शादी शहर के जाने माने बिजनेसमैन परिवार के एक लौते बेटे के साथ तय की है। लेकिन जो भी इस शादी के बारे में सुनता है वह चौंक जाता है कि इतने मिडिल क्लास लोगों के साथ कैसे इतने हाई क्लास लोगों ने रिश्ता जोड़ लिया। और रानू की कुछ सहेलियां तो रानू से जलने भी लगी और रानू को इस शादी को लेकर उल्टी सीधी बात कहने लगी हैं। इधर कावेरी जी और शंकर जी को भी अड़ोस पड़ोस के लोग यही कह रहे हैं कि उनके साथ कोई धोखा होने वाला है, तभी इतना बड़ा परिवार उन जैसे गरीब लोगों के साथ अपने बेटे का रिश्ता कर रहा है। लेकिन फिर भी माधवी जी और शंकर जी किसी की बातों में कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके लिए यह बहुत ही सौभाग्य की बात है। 1 महीने बाद का मुहूर्त निकाला गया है। 1 महीने बाद संजय और रानू की शादी होने वाली है। लोगों की बात सुन सुनकर रानू भी बहुत परेशान रहने लगी है। एक दिन रानू से मिलने रानू की सहेली आती है। क्या बात है रानू, तू तो आजकल कॉलेज आना ही बंद कर दी है। अरे मानते हैं अगले महीने तेरी शादी है, पर क्या तू फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं देगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू सोचती होगी कि इतने रईस घर में जा रही हूँ तो तुझे पढ़ाई लिखाई की या नौकरी करने की क्या जरूरत है? तू तो करोड़ों में खेलेगी। देख रानू, चाहे तू करोड़ों में खेले चाहे अरबों में खेले, लेकिन अपनी शिक्षा पूरी कर। अरे क्या पता ये शिक्षा तुझे कब काम आ जाए। वैसे भी इन अमीर लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये अमीर लोग ना गरीबों के जज्बातों से खेलते हैं, क्योंकि जिसे भी ये बात मालूम चल रही है ना कि तेरी शादी संजय भल्ला से हो रही है, सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इतने बड़े बिजनेसमैन को क्या शहर में और कोई दूसरी लड़की नहीं मिली थी। बस कर यार, तू कहना क्या चाहती है? क्या तुझे मेरी खुशी से जलन हो रही है? अरे कौन लड़की नहीं चाहती कि उसका पति जाना माना रईस हो, पढ़ा लिखा हो, जिसके घर में नौकर चाकर हो। अरे जब मेरे माँ बाप को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है तो लोगों को क्या समस्या हो रही है? अब मेरी किस्मत में कोई रईस था तो मुझे मिल गया। कैसी बात कर रही है रानू, मैं तुझसे जलूंगी? अरे मैंने हमेशा तेरा भला ही सोचा है और आज भी बोल रही हूँ कि तू एक बार संजय से मिल, उससे बात कर कि उसने तुझमें ऐसा क्या देखा कि वो तुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया, वह भी बिना तेरी मर्जी जाने कि तू उससे शादी करना चाहती है या नहीं। ओहो बंद कर यार तू अपना बकवास। भाई कौन लड़की इतने बड़े रिश्ते को ठुकराएगी? और खासकर जब मेरे माता पिता तैयार हैं तो मुझे क्या दिक्कत होगी यार? नहीं बहन मेरी बात मान, शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है कि बस किसी ने चलते फिरते एक नजर देख लिया और तुरंत शादी के लिए तैयार हो गया, वो भी सिर्फ तेरा गाना सुनकर। देख मेरी बात मान प्लीज, एक बार तू संजय से बोल कि तू उससे मिलना चाहती है। लेकिन वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? अरे तू कौन से युग में जी रही है? आजकल तो शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे की पसंद नापसंद सब कुछ जान लेते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं, यहाँ तक शादी की शॉपिंग भी करते हैं। और तू अभी भी यही सोच रही है कि वो क्या सोचेगा? देख मेरी बात मान, एक बार प्लीज। तू नहीं बोल सकती तो ला उसका नंबर दे, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं ठीक है, मैं बात करूंगी उनसे। चल ठीक है, फिर बताना मुझे। कभी कभी तो लगता है कि जैसे सब लोग मेरी किस्मत से जल रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन बाली तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और उसने कभी मेरे बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा है। उसने हमेशा मेरी मदद की है और एक सच्चे दोस्त की तरह मेरा साथ दिया है। फिर वो जो कह रही है वो सही भी तो कह रही है, एक बार मुझे संजय से मिलना ही चाहिए। अरे उसने सच में मेरे अंदर ऐसा क्या देखा कि एक नजर में ही मैं उसे पसंद आ गई और वो मुझसे शादी करने को तैयार हो गया। रानू क्या सोच रही है बेटा? माँ कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शादी ब्याह के लिए कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं ना हम लोग? क्या हमें सच में थोड़ा सोचने का मौका चाहिए? अरे बेटा ये अड़ोस पड़ोस वाले तो पहले से हमसे जलते हैं और तेरी शादी इतने बड़े घर में हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है ना कि लोग तो जलेंगे ही तुझसे। देख बेटा तुझे किसी की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है और संजय सच में बहुत अच्छा और नेक लड़का है। तभी तो उसने हमारे घर आते ही हमारे हालात को भाप लिया और दहेज में 1 रुपया भी लेने से मना कर दिया। बताओ कौन माँ बाप ऐसा दामाद नहीं चाहेगा? नहीं तो तू अपने जिया जी को तो देख ही रही है, बात बात पे हमें सुनाने आ जाते हैं, बात बात पर मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं, फिर तेरे पापा को जाकर उनसे माफी मांगनी पड़ती है, उन्हें मनाना पड़ता है। कितना कुछ दिया है हमने तेरी बहन की शादी में, लेकिन फिर भी उसके ससुराल वाले कभी खुश ही नहीं रहते। और बेटा अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं है क्या तुझे? तेरे माँ बाप ने तेरा रिश्ता किया है तो बहुत सोच समझ कर किया है। देख तू इतना परेशान मत हो और अब कुछ ही दिन बचे हैं तेरी शादी को। चल तू सो जा और कल तू बाली को बुला लेना और साथ में तुम दोनों शॉपिंग करने चले जाना। ठीक है माँ।
सबकी बातों को सुन सुनकर अब रानो की सारी खुशी ही खत्म हो गई थी। अब तो सिर्फ वो पूरे टाइम परेशान रहने लगी थी। लेकिन बाली रानो की बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए रानो को लगा कि बाली के कहने से वह एक बार संजय से मिलकर संजय के बारे में जानना चाहती है। जब रानो संजय से मिलने की बात कहती है तो संजय को भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था और रानो संजय से मिलने चली जाती है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो तुम? वो कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि ये रेस्टोरेंट इतना खाली क्यों है। बस इतनी सी बात। हाँ, मैंने स्पेशल बुकिंग करवाई थी। मैंने कहा था कि आज यहाँ सिर्फ मैं और मेरी ब्यूटीफुल रानो ही होगी। अच्छा ये बताओ कि अचानक तुम्हारे मन में ये ख्याल कैसे आया कि तुम मुझसे एक बार मिल लूं? क्या मुझ पर भरोसा नहीं था, या फिर तुम सोच रही थी कि मैं लूला लंगड़ा या कोई अंधा हूँगा, या फिर हकलाता तो नहीं, ये सब चेक करना चाहती थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहा मुझसे कि एक बार मैं आपसे मिल लूं। अच्छा बताओ, तुम जो भी पूछना चाहती हो सब कुछ पूछ लो। बस मैं एक ही सवाल करना चाहती हूँ कि आपने एकाएक मुझे शादी के लिए कैसे पसंद कर लिया? मेरा मतलब कि आप इतने अमीर हैं, जाने माने इंसान हैं, आपको तो एक से बढ़कर एक लड़की, एक से बढ़कर एक सुंदर लड़की मिल सकती थी, फिर आपने मुझ जैसे मिडिल क्लास लड़की को। रानो, मैं कभी इतनी गहराई तक सोचता ही नहीं। मुझे तो जो चीज पसंद आ जाती है बस मैं उसे हासिल कर लेता हूँ। और जब उस दिन तुमने कॉलेज में वो गाना गाया, कौन सा था, क्या एक बार फिर से गाकर सुनाओगी? नहीं। हाँ तो बस तुम्हारा गाना पसंद आया। और एक बात बताओ, तुम देखने दिखाने में ठीक ठाक तो हो ना? लूली लंगड़ी कानी बहरी तो हो नहीं, फिर तुम्हें कौन पसंद नहीं करेगा? बस पहली बार तुम्हें देखा, तुम्हारी आवाज सुनी और मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर के लिए एकदम परफेक्ट हो, इसलिए बस मैंने शादी का सडनली फैसला कर लिया। हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ तो नहीं, आप ऐसी बात मत कीजिए। भला आप कैसे किसी के लायक ना होंगे? अरे ऐसी हजारों लड़कियां होंगी जो आपके लायक नहीं होंगी, लेकिन आप, अगर मेरे ऐसे सवाल से आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। अरे ये क्या बात हुई? इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। बस तुम मेरी पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने हैसियत नहीं देखी। वैसे भी शादी वह एक पवित्र बंधन है, इसमें बंधने के लिए हैसियत नहीं देखनी चाहिए। संजय की बात सुनकर रानो को अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि रानो ने संजय के बारे में क्या क्या सोच लिया था। लेकिन संजय ने इतनी प्यार भरी मीठी मीठी बातें की और इतनी बड़ी बड़ी बातें की कि रानो से अब कुछ जैसे बोलता ही ना बना। उसने अब संजय से कोई सवाल नहीं किया और बस मन ही मन में अपने आप को कोसने लगी। अब रानो बहुत खुश थी। संजय से मिलने के बाद उसकी सारी टेंशन खत्म हो गई थी। अब रानो अपनी सहेली बाली के साथ मिलकर खुशी खुशी शादी की शॉपिंग करती है और 1 महीने बाद बहुत ही धूमधाम से संजय और रानो की शादी संपन्न हो जाती है। शादी के बाद संजय रानो को स्विट्जरलैंड लेकर जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और रानो तो बस मन ही मन में अपनी किस्मत को सहरा रही थी, क्योंकि उसने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था जैसा उसके साथ हो रहा था। संजय उसे खूब शॉपिंग करवाता, उसे महंगे से महंगे कपड़े, जूते और महंगे से महंगे गिफ्ट देता था। यह सब देख देख कर रानो फूले नहीं समा रही थी और बस ईश्वर का बार बार धन्यवाद कर रही थी कि उसे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। और रानो के सास ससुर भी रानो के साथ बहुत ही प्यार भरा व्यवहार करते थे, इसलिए रानो बहुत खुश थी। घूमने फिरने और एंजॉय करने में ही शादी के 2-3 महीने निकल चुके थे। अब रानो अपनी ससुराल की सामान्य जिंदगी में आ चुकी थी। अब रानो की दिनचर्या सामान्य हो चुकी थी। अरे दादी माँ, आपको कुछ चाहिए था? अरे बहू, घर में 3-3, 4-4 नौकर लगे हुए हैं, फिर तुम्हें रसोई में आने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, अभी तुम्हारे घूमने फिरने खाने पीने के दिन है, तुम अपने आप को ये चूल्हा चौकी में क्यों झोंक रही हो? नहीं दादी माँ, ये सब तो मेरी आदत में है। घर में आदत है ना, घर के सारे काम करना, घर में सबके लिए चाय नाश्ता बनाना, खाना बनाना, तो मुझे ये काम कोई बोझ नहीं लगता, बल्कि मुझे ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है दादी माँ। अरे बेटा, 2-4 महीने तो यहीं रहोगी तुम, उसके बाद तो तुम संजय के साथ अमेरिका चली जाओगी। क्या अमेरिका? अमेरिका क्यों दादी माँ? क्यों संजय ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं दादी माँ, अरे यहाँ तो उसके पापा और दादा का बिजनेस है। संजय तो अमेरिका में अपना नया बिजनेस जमा रहा है। संजय ने बोला था कि शादी के 3-4 महीने बाद वह तुम्हें लेकर अमेरिका चला जाएगा और फिर वहीं सेटल हो जाएगा। हाँ, 1-2 साल में 1-2 बार यहाँ आता जाता रहेगा। दादी माँ, लेकिन भगवान की दया से यहाँ सब कुछ तो है। अरे किस बात की कमी है यहाँ? अपनों को छोड़कर हम अमेरिका क्यों जाएंगे? अरे बेटा, जो जितना ज्यादा रईस होता है ना, उसे उतना ही ज्यादा धन की लालच होती है। मैंने तो यह बात संजय को बहुत बार समझाई, लेकिन उसे तो बस और बड़ा बनने की चाह है। क्या? लेकिन मैं इनके साथ चली जाऊंगी तो यहाँ आपका, मम्मी जी, पापा जी, इन सब का ख्याल कौन रखेगा? क्या नौकरों की सारी जिंदगी होगी? क्या करे बेटा, ये आजकल के बच्चे अपने से बड़ों की सुनते कहाँ हैं? यह लोग तो सिर्फ अपने ही मन की लगाते हैं। लेकिन दादी माँ, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। नहीं बेटा, तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, हमारा क्या है? अब क्या ही करे बेटा, इसीलिए तो कहते हैं कि अमीर आदमी कभी संतुष्ट नहीं रहता, उसे बस और अमीर बनने की चाह रहती है। और संजय अब किसी की बात नहीं मानेगा, उसने फैसला कर लिया है तो वह अब जाकर ही रहेगा। और तुम क्या हमारे लिए यहाँ रुकोगी बेटा?
अरे तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो वहाँ जाकर। लेकिन दादी माँ, अरे रानू, दुनिया की हर लड़की बस यही चाहती है कि शादी के बाद उसके पति के साथ उसका नया संसार हो, और तुम हो कि संजय के साथ अमेरिका जाने से मना कर रही हो। मम्मी जी, मुझे तो हमेशा परिवार का साथ चाहिए। मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहना चाहती हूँ, सबकी सेवा करना चाहती हूँ। नहीं बेटा, यहाँ सेवा के लिए खूब सारे नौकर लगे हुए हैं, तुम लोग तो बस अपनी जिंदगी जियो। और देखो, संजय से मना मत करना, उसे बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन बहू, अरे बहुत भाग्य वाली हो तुम, जो तुम्हें इतनी समझदार बहू मिली है, जो घूमने फिरने और दुनियादारी से ज्यादा अपने परिवार को महत्व दे रही है। लेकिन माँ जी, आप अपने पोते की जिद को भी तो जानते हैं ना, इसलिए यही बेहतर होगा कि आप रानू को समझाइए कि वह खुशी खुशी अमेरिका जाकर संजय के साथ रहे। वैसे भी 5-7 साल की बात है, उसके बाद तो वो इंडिया आकर सेटल हो ही जाएगा। रानू एक पारिवारिक लड़की थी, उसे सबके साथ रहकर सबकी सेवा करने में ही आनंद आता था। रानू के ससुराल में सिर्फ रानू की एक दादी सासी थी, जो चाहती थी कि उनका पोता और पोती बहू यही इंडिया में ही रहे। बाकी सास ससुर और ननद चाहती थी कि संजय अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में जाकर सेटल हो जाए। रानू ने 1-2 बार अपने तरीके से संजय को समझाने की कोशिश की कि वो अमेरिका नहीं जाना चाहती, लेकिन संजय तो जैसे कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। फिर आखिरकार रानू मजबूर होकर 2 महीने बाद संजय के साथ अमेरिका चली जाती है। रानू, और भी शॉपिंग करनी थी, लेकिन तुम तो इतने जल्दी ही थक गई, कहने लगी कि जल्दी घर चलो। और कितनी शॉपिंग करें? अरे जब से आई हूँ तब से हर दूसरे दिन आप मुझे शॉपिंग पर ही लेकर चले जाते हैं। अरे मुझे इतनी चीजों की जरूरत भी नहीं है, जितनी चीजें मैंने जबरदस्ती में खरीद ली है। अब मुझे नहीं जाना भाई कोई शॉपिंग में, अब बस मुझे आराम करना है। ठीक है रानू, वैसे भी मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। मैं तो बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को, जो आप जैसा जीवन साथी पाया है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मेरी जिंदगी ऐसी भी हो सकती है। और स्पेशली अमेरिका आने की बात, वो तो मैं दूर दूर तक कभी ख्याल में भी नहीं लाई हूँ। अच्छा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? हाँ, भूख तो लगी है, बस आप बैठिए, मैं कुछ बना कर ले आती हूँ। अरे नहीं रानू, मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया है, बस थोड़ी ही देर में खाना आ ही रहा होगा। अरे बस कीजिए जी, रोज रोज बस आप खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं। अरे मुझे खाना पकाना आता है, मैं बहुत स्वादिष्ट खाना पकाती हूँ। अब आपको बाहर से ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी दिन भर मैं यहाँ अकेले बोर हो जाती हूँ, कम से कम इसी बहाने मैं अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। अरे नहीं, तुम्हें खाना वाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बस जल्दी से मुझे डैडी बनने का सुख दे दो। ये क्या बोल रहे हैं आप? अभी हमारी शादी को मुश्किल से 4-5 महीने ही हुए हैं। कम से कम शादी को 1-2 साल हो जाने दो, तब तक हम एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के लिए ज्यादा समय निकालते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे मुझे चाहिए मतलब चाहिए, मैंने तुमसे राय नहीं मांगी है, मैंने सिर्फ बताया है कि मुझे डैडी बनना है। शादी के 4-5 महीने होने को आए थे, लेकिन रानू ने अपने पति का ऐसा रूप पहली बार देखा था। वह आश्चर्यचकित हो चुकी थी कि अचानक संजय उससे इस तरीके से बात क्यों कर रहा है। लेकिन संजय ने जैसे ही रानू का चेहरा देखा कि वह आश्चर्यचकित हो गई है, तो संजय ने जल्दी से अपनी बात को संभाला। अरे क्या हुआ, तुम ऐसे आश्चर्यचकित क्यों हो गई? मैं तो बस इसलिए बोल रहा था ताकि देखो तुम भी दिन भर घर में अकेली रहती हो और एक बच्चा आ जाएगा घर में, तो हम दोनों के बीच का प्रेम और बढ़ जाएगा और तुम्हारा भी समय अच्छा बीतेगा घर में। बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है। हमें इस बारे में जल्दी सोचना चाहिए रानू। रानू संजय की बातों में आ जाती है और वह फिर सामान्य हो जाती है। संजय की बात सुनकर रानू सामान्य होती है और वह अपनी दिनचर्या में लग जाती है। लेकिन धीरे धीरे हर 8-10 दिन में संजय रानू से सिर्फ जल्दी प्रेग्नेंट होने की ही बात करता था। धीरे धीरे रानू को ये सब बहुत अजीब लगने लगा था कि इतनी जल्दबाजी संजय क्यों कर रहा है। अरे इतना टाइम कैसे लग रहा है इन्हें? 6 बजे तो ये घर आ ही जाते हैं। लो आ गए आप। अरे मैं कब से आपकी राह देख रही थी, आज इतनी देर कैसे हो गई आपको? आप तो 1 घंटा पहले ही घर आ जाते हैं रोज। अरे रानू, मुझे आने में इसलिए देर हो गई क्योंकि आज मैं एक डॉक्टर से मिला। डॉक्टर से मिला? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस डॉक्टर की हेल्प से ना हम जल्दी माता पिता बनने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? हमारी शादी को मुश्किल से 9-10 महीने हो रहे हैं और इतनी जल्दी हम डॉक्टर के पास चेकअप भी करवा लें? अरे आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? अरे शादी को 2-3 साल तो हो जाने दो, बस 8-9 महीने हुए नहीं है कि आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहते हैं। अरे ऐसा भी होता है क्या? अरे मैं क्या गलत सोच रहा हूँ? क्या मेरी इच्छा नहीं है कि मैं जल्दी बाप बनूं? अरे मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी बाप बनूं, बस ये मेरी इच्छा है, तो तुम क्या मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकती? वैसे भी तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पति के सुख का ध्यान रखो। देखो रानू, मुझे कुछ नहीं पता, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। अगर तुमने 2 महीने में मुझे पिता बनने का सुख नहीं दिया ना, तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। वैसे तुम नाराज मत हो, मैं क्या गलत चाह रहा हूँ रानू, बताओ। रानू सुनो तो। रहने दीजिए, आप बस ले दे के एक ही बात पर आ जाते हैं।
अब तो आपको मुझ पर जैसे शक भी होने लगा है। अब इतनी सी बात में नाराज मत हो रानू। वैसे भी हम यहाँ अमेरिका में हैं, तुम मुझसे नाराज होकर कहाँ जाओगी? मैं कहीं जाना भी नहीं चाहती, बस मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। सब कुछ अच्छे समय पर होगा और सब कुछ ठीक ठाक होगा ना। अच्छा ओके, सॉरी बाबा, लेकिन प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम जल्दी जल्दी मुझे पिता बनने का सुख दे दो। अब हम इस टॉपिक में ना कोई बात नहीं करेंगे। जब ईश्वर की मर्जी होगी तब सब कुछ सही से हो जाएगा। व्हाट ईश्वर की मर्जी? ईश्वर की मर्जी? अरे क्या हमारी कोई मर्जी नहीं है? सब कुछ ईश्वर की मर्जी है। तुमसे जितने प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम्हें जितना पलकों में बिठा कर रखा रहा हूँ, तुम उतने ही सिर पर चढ़ते जा रही हो। अभी तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ कि मैं बस 2 महीने में पिता बनने का सुख चाहता हूँ। अगर ये सब नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी है। संजय जी को क्या हो गया है? यह ले देखकर इतनी जल्दी पिता बनने का सुख क्यों चाहते हैं? अरे शादी को कम से कम थोड़ा समय तो बीत जाना चाहिए। एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता ले हम, उसके बाद तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह से उग्र हो जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि बात कुछ और ही है। ये इतने पढ़े लिखे हैं, अमेरिका जैसे शहर में रहते हैं, फिर बच्चे के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें अपने ऊपर यकीन नहीं है या मेरे ऊपर यकीन नहीं है? रानू संजय के बारे में बहुत सोचती है। संजय के ऐसे व्यवहार से रानू को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जरूर है, जिस वजह से संजय इस तरह से उग्र हो रहा है। इसी तरह धीरे धीरे 2 हफ्ते का समय बीत जाता है और एक दिन, मैं क्या बताऊं यार, मैंने तो सोचा था कि ये गवार लड़की जल्दी से माँ बनने को तैयार हो जाएगी, लेकिन ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रही है। मैंने साफ साफ कह दिया है कि अब उसके पास सिर्फ 2 महीने हैं। अगर वो 2 महीने में नेचुरली माँ नहीं बनी ना, तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। मुझे तो अब डर भी लगने लगा है कि जो कमी तुम्हारे अंदर थी, कहीं वो कमी उसके अंदर तो नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे एक बार डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, फिर हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर तुम्हारी गोद में मेरा बच्चा ना हुआ ना, तो मेरी फैमिली वाले तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी मैं फोन रखता हूँ, और प्लीज देखो, जब मैं घर में रहता हूँ तो तुम कॉल मत किया करो। ओके बाय। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं टीना के बिना तो जिंदगी की जैसे कल्पना भी नहीं कर सकता। टीना ही मेरी जिंदगी है। बस एक बार मुझे रानू मेरा अपना बच्चा दे दे, उसके बाद इस रानू से छुटकारा पालूंगा मैं, और टीना, मैं और मेरा बच्चा हमेशा एक साथ रहेंगे, और मम्मी डैडी को भी इस बात से कोई एतराज नहीं होगा तब। और तब मैं हमेशा हमेशा के लिए इंडिया जाकर अपने दादा दादी की संपत्ति में राज करूंगा। तब मुझे बिजनेस को लेकर कोई टेंशन भी नहीं होगी। संजय इस बात से अनजान कि संजय की सारी बातें रानू सुन चुकी है, वह निश्चिंत होकर घर से बाहर चला जाता है। हे भगवान, मैंने कभी ऐसे सपने में भी नहीं सोचा था संजय मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहा है। वो सिर्फ बच्चे के लिए मुझसे शादी की है उसने, और जैसे ही बच्चा मैं उसके हाथ में दे दूंगी तो वो मुझे अपने रास्ते से हटा देगा। मतलब संजय पहले से शादीशुदा है, लेकिन इस बात का पता संजय के माता पिता को नहीं है। संजय इसीलिए मुझे अमेरिका लेकर आया है, ताकि वो मेरी कहानी यही खत्म करके मेरे बच्चे को अपना बच्चा कहकर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वापस इंडिया लौट जाएगा। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं क्या करूं? मैं अपने देश से इतने दूर अमेरिका में हूं, मैं कैसे अपने देश लौटूं? कुछ तो मुझे ऐसा चक्कर चलाना ही पड़ेगा जिससे संजय खुश होकर खुद अपनी मर्जी से मुझे इंडिया ले जाए। सच में दीदी सच कहती थी कि इतना अमीर आदमी ऐसे अचानक मुझसे शादी करने को तैयार क्यों हो गया। मैंने कभी इन बातों में ध्यान दिया ही नहीं। रानू इस बात से बहुत दुखी थी कि संजय ने उसके साथ धोखा किया। रानू दिन भर आंसू बहाती है और जैसे तैसे वह यह दिमाग लगा पाती है कि वह इंडिया कैसे वापस जाए। रानू क्या हुआ? तुम्हें इतनी उल्टियां क्यों हो रही हैं? आप तो ऐसे सवाल कर रहे हैं जिससे आपको मालूम ही नहीं कि ऐसी उल्टियां क्यों होती हैं। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ संजय, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच में रानू, सच में मैं डैडी बनने वाला हूँ। हाँ जी, लेकिन देखिए ना मुझे कितना चक्कर आ रहा है। अरे तुम बस चिंता मत करो। आज से तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करोगी। तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। चलो मैं तुम्हें कमरे तक लेकर चलता हूँ। अब से तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना है। आज से ही मैं 2 फुल टाइम मेड बुला लेता हूँ घर में। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो ना। मेरी माँ ने मन्नत मांगी थी, अगर मेरी बेटी शादी के 1 साल के अंदर ही गर्भवती हो जाएगी तो वह मेरे नाम से एक पूजा करवाएगी और मंदिर में भंडारा करवाएगी। अरे यह तो अच्छी बात है। तुम कह दो मम्मी जी से कि वो भंडारा करवा दे। अरे भंडारा तो मम्मी करवा दे, लेकिन वो जो पूजा है वह तो मेरे हाथ से ही करवाना पड़ेगा मम्मी को, वरना होने वाले बच्चे को कुछ भी हो सकता है। क्या? कैसे स्टूपिड बातें कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसा एक बार हो चुका है ना, इसलिए मुझे मालूम है कि अगर कोई मन्नत मांगो और उसे पूरी ना करो तो कुछ न कुछ बुरा परिणाम ही मिलता है। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा।
अच्छा, कितने दिन की पूजा है? बस एक ही दिन की बात है, एक दिन में ही पूजा का सारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं जल्दी से इंडिया की टिकट करवाता हूँ। हम 2-3 दिन में वापस अमेरिका लौट आएंगे। हाँ जी, वैसे तो मेरे इंडिया जाने का मन भी नहीं कर रहा है। यहाँ कितना अच्छा लगता है मुझे, हम लोग कितना घूमते फिरते हैं, किसी का कोई टेंशन नहीं है, हम लोग बिल्कुल आजाद होकर जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं होगा ना, इसलिए मैं भी इंडिया में नहीं रहना चाहती। बस ये पूजा करवाकर हम जल्दी से यहाँ लौट आएंगे। संजय रानू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और उधर रानू अपने प्लान में सफल हो जाती है। 3 दिन बाद ही संजय रानू को लेकर इंडिया लौट जाता है। संजय की फैमिली वाले दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं और जैसे ये बात मालूम चलती है कि रानू प्रेग्नेंट है तो संजय के परिवार वालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। दूसरे दिन सुबह जब घर में सब लोग उठकर देखते हैं तो मालूम चलता है कि रानू तो घर में है ही नहीं। वह सबसे बचते बचाते सीधे पुलिस थाना पहुंच जाती है और वहां जाकर वह संजय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है। प्लीज इंस्पेक्टर, आप मेरी मदद कीजिए, नहीं तो वह शैतान मुझे मार डालेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपने बहुत बहादुरी दिखाई है और आप यहाँ तक पहुँच पाई है। हमने उनके घर वालों को फोन कर ही दिया है, बस वह सब लोग थोड़ी ही देर में यहाँ आते ही होंगे। रानू बेटा, तुम्हें किस बात की कमी थी ससुराल में जो तुमने यहाँ हमारी शिकायत कर दी? अरे हमने तुम्हें कभी परेशान किया है क्या बेटा? पापा जी, आप लोगों ने कभी मुझे कोई परेशानी नहीं दी, लेकिन संजय मुझे जान से मारना चाहता है। वह सिर्फ एक बच्चे के लिए मुझसे शादी की है। जैसे ही मैं उसे बच्चा दे दूंगी तो वो मुझे अपने रास्ते से हटा देगा। वह किसी से फोन में बात कर रहा था जिसे मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। संजय बोल रहा था कि वह मेरे बच्चे को अपना बच्चा बताएगा और अपनी प्रेमिका के साथ वापस इंडिया लौट जाएगा। क्या पापा, ये झूठ बोल रही है? पापा रुकिए शहजादे, अभी पुलिस के डंडे से पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सीधे सीधे बोलते हो या फिर अभी तुम्हारा भांडा फोड़ूं मैं। बोलो, तुमने रानू से पहले किसी और लड़की से शादी की है या नहीं? अरे बोल ना, चुप क्यों खड़ा है? बता, यह बात सच है या झूठी? सीधे सीधे बताता है या फिर मैं अपने तरीके से पूछूं? हाँ माँ, मैंने अपने पसंद की लड़की से पहले ही शादी कर ली थी, लेकिन एक ट्रीटमेंट के दौरान पता चला कि वह कभी माँ नहीं बन सकती और मैं आपका लौता बेटा हूँ, तो आप इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगी। इसलिए मैंने रानू से शादी की कि रानू से मुझे अपना एक बच्चा मिल जाएगा तो आप लोग मुझे खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे और तब मैं रानू को अपने रास्ते से हटा दूंगा। नालायक बदतमीज, मैंने तुझे इसलिए इतनी शिक्षा दी थी और इसलिए तू अमेरिका गया था ताकि हमें तो बेवकूफ बना सके, एक सीधी सादी लड़की की जान ले सके। इंस्पेक्टर, जितनी कठोर से कठोर सजा हो आप इसे दीजिए, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तू इतने हद तक गिर सकता है बेटा, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और रानू, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम आज से हमारी बहू नहीं बल्कि बेटी हो। अब तुम्हारी जिंदगी संवारने की जिम्मेदारी हमारी है। नहीं, मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने मम्मी पापा के पास जाना चाहती हूँ। अगर आज मैंने थोड़ी भी सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठती और आप लोगों को आपके बेटे के करतूत के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। बेटा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास लेकर जाएंगे और हमसे जितना हो सकेगा हम तुम्हारे लिए करेंगे। इस तरह रानू के सास ससुर ने अपने बेटे को दोषी बताया और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कहा और रानू के सास ससुर रानू को उसके मायके पहुंचाने गए और वहां जाकर रानू के माता पिता से भी माफी मांगा और साथ ही साथ रानू की जिंदगी संवारने की जिम्मेदारी भी उन लोगों ने अपने ही सिर पर ली। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।